गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स में करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में 9th क्लास में भी पढ़ा है। 9th क्लास में आपका ये 4th चैप्टर था। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ, क्या होती है लीनियर इक्वेशन, क्या होती है वेरिएबल, क्या होते हैं कॉन्स्टेंट, क्या होते हैं और कोफिशिएंट क्या होते हैं। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल में 0। ये इसकी जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। लीनियर इक्वेशन की क्या पहचान होती है, जिस भी इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 1 हो। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल x और y है और इनकी हाईएस्ट डिग्री क्या है यहाँ पे इस इक्वेशन की 1, दैट मीन्स ये कौन सी इक्वेशन है आपकी, लीनियर इक्वेशन है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स आपके a to z में आ जाते हैं और इनकी वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू क्या करती रहती है, चेंज होती रहती है, वेरी होती रहती है। मतलब आपने 9th क्लास में 4th चैप्टर में किया था, हम x की जगह जैसे 1 भी रख देते हैं 2 भी, जिसकी वैल्यू में क्या आते हैं, चेंजेस आते रहते हैं, वो क्या कहलाता है, वेरिएबल्स कहलाता है। एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट जैसे आपकी काउंटिंग, ठीक है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इनकी वैल्यू हमेशा अप टू सोने से आगे तक चलते रहते हैं, इनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, दैट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। जिनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, हमेशा फिक्स रहते हैं। और वेरिएबल जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वेरी करती रहती है। और एक अब देखो यहाँ पे आपका जो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दे रखा है, एक्स और वाई यहाँ पे वेरिएबल्स, और जो ए और बी हैं ये आपकी यहाँ पे कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और सी भी आपका कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे ये भी ए और बी वैसे कांस्टेंट टर्म है, लेकिन ये x के आगे आ गया तो इसे बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ x, और ये y के आगे है तो ये कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है तो वैसे भी ये कांस्टेंट टर्म, बट ये x के साथ दे रखा है और ये y के साथ, वेरिएबल के साथ दे रखा है। x की न्यूमेरिकल वैल्यू से कोफिशिएंट ऑफ x बोलते हैं और इसे कोफिशिएंट ऑफ y कहते हैं। ये होती है आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसके बाद जो इस चैप्टर में आपका यूज़ होगा, आपको क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले हमने 9th में पढ़ा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब पेयर मतलब एक जोड़ा दे रखा होगा, जैसे आपको a1x b1y प्लस c1 इक्वल में 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल में 0। ये आपकी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसे सोल्व करना है आपको 4 मेथड से। फर्स्ट मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड, सेकंड मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड थर्ड मेथड है एलिमिनेशन मेथड, और फोर्थ मेथड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन 4 मेथड से आप लोग इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सोल्व करोगे। ग्राफिकल मेथड जो है ये आपने 9th में भी किया हुआ है, बस वहाँ पे क्या था, एक ही आपकी लीनियर इक्वेशन होती थी, यहाँ पे 2 है, बस बनाना आपको एक ही ग्राफ में है, वैसे ही सोल्यूशन निकालने हैं, फिर उन्हें क्या करना है, ड्रॉ करना है ग्राफ पे। और आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। तो इन 4 मेथड को हम जब मैं एक्सरसाइज करवाऊंगी उसके अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगी ये कैसे सोल्व करना है, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैंने आपको नेम बताए हैं कि इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कौन कौन से मेथड से हम सोल्व करेंगे। आगे आएगा आपका इसमें कि अगर आपको जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दे रखा है, इनके जो कोफिशिएंट हैं और कांस्टेंट टर्म है, इसको रेशो में कंपेयर किया जाए, जैसे a1 बाई a2 निकाल के b1 बाई b2
और C1/C2 निकाल के। इसमें भी आपकी 3 कंडीशन होंगी। सबसे फर्स्ट, जब आप लोग इसे कंपेयर करोगे इस टाइप से रेशियो में, अगर आपके पहले 2 इक्वल नहीं आते, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, तो ये किस टाइप की लाइंस बनाता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी लाइंस बनाता है ये? इंटरसेक्टिंग लाइन। और इसका सोल्यूशन कितने होते हैं? यूनिक सोल्यूशन होता है, मतलब कि एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन होता है। और इसका सिस्टम कैसा होता है? कंसिस्टेंट होता है या इनकंसिस्टेंट? तो इस कंडीशन का जो सिस्टम होता है वो कंसिस्टेंट होता है। किस टाइप से होता है? आप ध्यान से देखो, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये होती हैं आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। जब भी आपको मतलब कोई 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दे रखा होगा, उसकी ऐसी कंडीशन होगी तो वो इस टाइप का ग्राफ बनाएगा। और ये कौन सी लाइंस होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इसलिए जब भी हम इसे सोल्व करेंगे, रेशियो कंपेयर करेंगे, हमारी ये कंडीशन आती है, वो पूछेगा क्या इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है, तो कोइंसिडेंट लाइन है, तो हम क्या बताएंगे? ये कौन से टाइप की लाइंस हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। अब मैंने यूनिक सोल्यूशन क्यों लिखा है? अब इंटरसेक्टिंग लाइन ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? ओनली 1 पॉइंट पे। इसलिए इसके अगर आपसे इस ऐसी कंडीशन आए तो और सोल्यूशन पूछा जाए किस टाइप का सोल्यूशन है, तो इसमें कितने सोल्यूशन होंगे? सिर्फ यूनिक सोल्यूशन होगा। और ये भी पूछ सकता है कि अगर ऐसी 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे रखे हैं और ये कंडीशन आ जाती है, तो ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, वो तो हम निकालेंगे अगर ये कंडीशन आएगी। कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? जिसमें कम से कम एक सोल्यूशन तो होना ही चाहिए, वरना वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है। ये सिस्टम होता है, किस टाइप का सिस्टम है। तो कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? जिसमें कम से कम एक सोल्यूशन तो होना चाहिए। अब यूनिक सोल्यूशन 1 सोल्यूशन तो है ना, इसलिए ये कंडीशन आपकी क्या कहलाएगी? कंसिस्टेंट भी कहलाएगी। एंड सेकंड वन आपका है, क्या कंडीशन होगी कि अगर आपके तीनों इक्वल आ जाएं, A1/A2 इक्वल में B1/B2 इक्वल में C1/C2। जब भी हम इसे रेशो में क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, तो तीनों आपके इक्वल आ जाएंगे। तो ये कैसी लाइंस होती हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। और इसके सॉल्यूशन कितने होते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। और इसका सिस्टम कैसा होता है? कंसिस्टेंट होते हैं ये भी। अब देखो कैसे। कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं कि जिनकी एक के ऊपर एक लाइन बने, मतलब एक लाइन है, इसके भी सेम सॉल्यूशन हो और दूसरी के भी सेम हो, तो एक दूसरे के ऊपर ही आएंगी वो, ठीक है। मतलब 2 लाइंस एक दूसरे पे हो। अब देखो इसके ऊपर कितने सारे सोल्यूशन होंगे पता नहीं। अब लाइंस तो कितनी जाती है, तो जितनी लंबी लाइन जाएगी उतनी उसके ऊपर दूसरी भी बनेगी। तो इसलिए हमने इसके सोल्यूशन कितने लिखे हैं? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन लिखे हैं। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है? एक के ऊपर, मतलब दोनों इक्वेशन को आप लोग सोल्व करते हो तो दोनों के ही सोल्यूशन सेम आएंगे, इसलिए क्या बनेगा? एक ही लाइन बनती है दोनों की। इसलिए उसे कौन सी लाइन बोलते हैं? हम कोइंसिडेंट लाइन्स बोलते हैं, कि वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर दिया जिसमें कोई भी डिस्टेंस नहीं है। और इसलिए उस पर पता नहीं कितने सारे सोल्यूशन हो गए, इसलिए हमने कितना सोल्यूशन लिखा उसका? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। और कंसिस्टेंट का मीनिंग मैंने अभी आपको बताया था। कंसिस्टेंट कब होती है इस कंडीशन? कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? जिसमें कम से कम एक सोल्यूशन होना चाहिए। अब इसमें तो इनफाइनाइट मैनी, एक से भी ज़्यादा है। कंसिस्टेंट की डेफिनेशन ये कि कम से कम एक ही सोल्यूशन होना चाहिए, और यहाँ पे तो एक से भी ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस कंडीशन पे भी ये कोइंसिडेंट लाइंस होगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे और सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। एंड लास्ट वन थर्ड है आपका कि A1/A2 इक्वल हो B1/B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तब लाइंस बनती हैं आपकी पैरेलल लाइन। किस टाइप की लाइन बनती है आपकी? पैरेलल लाइन। और सोल्यूशन कितने होते हैं? नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन नहीं होता इसमें। एंड लास्ट सिस्टम कैसा होता है? ये इनकंसिस्टेंट। अब ये देखो पैरेलल लाइन कौन सी होती हैं? जो कहीं भी जाके इंटरसेक्ट नहीं करती, मीट नहीं करती, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हर जगह सेम ही होता है। ये आपकी कौन सी लाइंस होती हैं?
पैरेलल लाइंस होती हैं। अब पैरेलल लाइन है, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो कोई सोल्यूशन आएगा ही नहीं, तो इसलिए इसका लाइंस तो ऐसी कंडीशन पे लाइंस तो होती हैं पैरेलल, लेकिन कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। अब एक भी सोल्यूशन नहीं है तो सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट तो नहीं होगा, इसलिए सिस्टम कैसा बोलेंगे हम, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। इस रूल्स का भी आपका इस चैप्टर में यूज होगा। नेक्स्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 3.1। 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि वो 7 साल पहले उससे 7 गुना बड़ा था। आल्सो 3 years from now, और 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you will be, और 3 साल बाद वो अपनी बेटी से 3 गुना बड़ा था। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, हमें इक्वेशंस बनानी है और उसे किस में रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ध्यान से देखो किस टाइप से करेंगे। सबसे पहले लेट कर लें, लेट दी आफ्ताब प्रेजेंट एज इक्वल में x ईयर्स। फिर लेट दी आफ्ताब डॉटर एज इक्वल में y ईयर्स। 7 years ago क्या बोल रहा है कि अब हमने दोनों की प्रेजेंट एज लेट कर ली। आफ्ताब की मान ली x ईयर है और उसकी डॉटर की मान ली y ईयर्स है। अब 7 years ago उनकी एज क्या होगी, आफ्ताब एज, अब किसी की प्रेजेंट एज अब x है तो 7 साल पहले, जब पास्ट की बात की जाए तो माइनस करेंगे, तो 7x माइनस में 7 years। फिर आफ्ताब डॉटर एज, 7 साल पहले आफ्ताब की डॉटर की एज क्या होगी, अब प्रेजेंट y है तो 7 साल पहले क्या हो जाएगी, y माइनस में 7 है। अब वो बोल रहा है कि 7 साल पहले जो आफ्ताब की एज है वो उसकी डॉटर की एज की 7 गुना है। तो अब हमें इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन किस में बनाते हैं, इक्वल में बनाते हैं। तो दोनों की एज कब इक्वल होगी, अगर बेटी की एज को 7 से क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, क्योंकि फादर तो पहले से 7 गुना बड़े हैं। तो अगर बेटी की जो प्रेजेंट एज है, जो 7 साल पहले की एज है, उसको क्या है 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दोनों की एज क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। क्या बन गया अब यहाँ पे, x माइनस 7 इक्वल में 7y माइनस के 49, y वाले को इधर ले आओ, x माइनस 7y, और ये माइनस का 7 उधर जाके प्लस का, तो x माइनस 7y इक्वल में माइनस का 42। ये आपकी इक्वेशन क्या बन गई, फर्स्ट बन गई। उसके बाद क्या कह रहा है, 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद, आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years, 3 साल बाद क्या होएगी उनकी एज, आफ्ताब की अगर प्रेजेंट एज x है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी, आफ्ताब एज x प्लस 3 ईयर। अब फ्यूचर की बात की जाए तो प्लस ही होगा, किसी की एज अगर अब 10 ईयर है तो नेक्स्ट ईयर जाके क्या होगी 11। अब 1 साल बड़ा है तो ये 1 प्लस कर दिया, अब इसमें 3 साल आगे की बात की गई है तो इसलिए 3 प्लस कर दिया, तो x प्लस 3 ईयर्स। फिर आफ्ताब डॉटर एज, प्रेजेंट y है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी, x प्लस y प्लस 3 ईयर्स। क्या बोल रहा है फिर क्वेश्चन में, जो आफ्ताब की एज है 3 साल बाद अपनी बेटी की एज का क्या कितना है, वो 3 गुना है। तो अगर बेटी की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दोनों की एज क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, क्योंकि इक्वेशन बनाने के लिए हमें इक्वल में दिखाना है ना। तो x प्लस 3 इक्वल में 3y प्लस 9, 3 3 9, y वाले को इधर ले आओ, x माइनस 3y इक्वल में 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y इक्वल में 6। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये आपकी दोनों क्या बन गई, इक्वेशंस बन गई। अब क्या ड्रॉ करेंगे हम, इसमें ग्राफ ड्रॉ करेंगे।
ये हमारी इक्वेशंस आ गई। अब हमें क्या करना है, इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए क्या निकालने पड़ेंगे, पहले सोल्यूशन फाइंड आउट करने होंगे। वैसे तो हम x की जगह भी वैल्यू पुट कर सकते हैं 0, 1, 2, 3, 1/2, 3/4 कुछ भी, या फिर y की भी जगह लगातार पुट कर सकते हो। लेकिन सबसे ईजी रहता है एक बार x की जगह 0 रख दो, एक बार y की जगह 0 रख दो। x की जगह वैल्यू रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, y की जगह वैल्यू रखोगे तो x की आ जाएगी। जैसे आपको सही लगता है वैसे करो, सबसे ईजी रहता है। बट एक बार x 0 पुट कर दो और एक बार y। वैसे तो हम 2 से ज़्यादा भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन 2 सोल्यूशन सफिशिएंट है हमारा ग्राफ बनाने के लिए। पुट x इक्वल में 0 रखो, यहाँ पे 0 माइनस में 7y इक्वल में माइनस का 42। तो क्या रह गया यहाँ पे, माइनस का 7y इक्वल में माइनस में 42। माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बन गया ये y इक्वल में 42/7। तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 6। तो हमारा फर्स्ट सोल्यूशन क्या आया, जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y क्या आ गया हमारा 6 आ गया। अब पुट करो, पुट y इक्वल में 0। अब y की जगह 0 पुट करो। अब यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ये सारा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। इक्वल में क्या है माइनस का 42, तो x क्या आ गया हमारा माइनस का 42। अब ये बात ध्यान रखनी है, आगे हमेशा x वाला लिखना है। अब आपने y की वैल्यू 0 पुट करी है तो पीछे लिखो। पुट करने पे x की वैल्यू क्या आई है माइनस का 42, और इसे बॉक्स में दिखा दो जो आपने सोल्यूशन निकालने हैं। x y, एक बार x की जगह 0 फिर y की जगह 0। जब x की जगह 0 पुट किया तो y क्या आ गया 6। जब y की जगह 0 पुट किया तो x क्या आ गया माइनस का 42। अब इसके भी सोल्यूशन निकालेंगे सेम ऐसे ही। पुट x इक्वल में 0 रखो, यहाँ पे x की जगह 0, तो क्या बन गया ये, तो y इक्वल में 6/-3। तो y की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2। हमने x की जगह 0 रखा, y आ गया हमारा -2। सेकेंड सोल्यूशन निकालो अब इसका। पुट y इक्वल में 0, y की जगह 0 रखो। अब यहाँ 0 रखेंगे, ये सारा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो x क्या आ जाएगा आपका यहाँ से 6 आ जाएगा। तो जब हमने y की जगह 0 पुट किया तो x क्या बन गया हमारा 6। इसे भी बॉक्स में रिप्रेजेंट कर दो, x y, एक बार x 0 एक बार y 0। जब x की जगह 0 रखा तो y आया -2, जब y की जगह 0 रखा तो x आया 6। अब इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, हमने सोल्यूशन निकालनी है। तो 7 का ही डिफरेंस ले लूँ ना, ठीक है। -7 -14 -21 -28 -35 -42। यहाँ भी 7 -14 और यहाँ पे प्लस के आएंगे 21 28 42, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे भी ऐसे ही 7 21 28 35 42। और नीचे माइनस का 7 ठीक है। ये होती है आपकी हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स के पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स के नेगेटिव। ये होती है आपकी वर्टिकल लाइन, यहाँ पे वाई के पॉजिटिव और यहाँ पे वाई के नेगेटिव। और ये होता है ऑरिजन, जिससे ओसीडी नोट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। अब देखो हमने फर्स्ट सोल्यूशन क्या निकाला, जब हमने एक्स की वैल्यू 0 पुट करी तो वाई हमारा क्या आया 6 आया। x की वैल्यू 0 रखने पे y 6 आया। अब 6 प्लस का है तो इधर जाएंगे इस लाइन पे, क्योंकि इधर y के पॉजिटिव है, तो 0 से 6, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्या है, y की वैल्यू जब 0 रखी तो x आया -42। x भी यहाँ 0, y भी यहाँ 0। अब y की वैल्यू 0 यही आएगी और x की वैल्यू आई है -42। अब ये तो इधर तो नहीं जाएंगे, इधर प्लस के हैं, इस साइड जाएंगे बिल्कुल 0 के सामने -42। तो ये आ गया आपका सेकंड सोल्यूशन। तो इसे मिला दो, बिल्कुल स्केल के साथ बनाओगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है स्ट्रेट लाइन। ये कौन सी इक्वेशन है आपकी x - 7y इक्वल में -42। नेक्स्ट अब
इक्वेशन को ड्रॉ करें, हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फर्स्ट सोल्यूशन क्या आया, 0 रखने पे -2, y की वैल्यू -2 और x 0, y की -2, y माइनस वाले नीचे की तरफ है तो 0 से जाएंगे -2, अब यहाँ कहीं आ जाएगा -2, ठीक है। फिर y की वैल्यू 0 रखी और x आया +6, y की वैल्यू 0 यहाँ और +6 तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी क्या कर देंगे, हम दोनों को ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारी क्या होगी, कौन सी इक्वेशन होगी, x - 3y = 6। सिर्फ ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था। अगर वो आपसे पूछ लेता है कि एज बताओ इसकी, कि आफ्ताब की एज कितनी है, आफ्ताब की डॉटर की एज कितनी है, तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो उस पॉइंट को डॉट लगा के यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और यहाँ भी सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जहाँ पे वो एक्स पे कट कर रहा होगा वो होगी एक्स, हमने किसकी एज मानी थी, आफ्ताब की एज आएगी, और जहाँ पे ये वाई पे कट कर रहा है वो वाई हमने किसकी एज मानी थी, आफ्ताब डॉटर की एज, तो आपकी वो आफ्ताब की डॉटर की एज आ जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा होगा क्योंकि हमने ये विदाउट ग्राफ बनाया ना, ग्राफ पे बनाओगे आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, 21 और 14 इस टाइप से मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बायज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। एक क्रिकेट टीम का कोई कोच है, उसने अपनी टीम के लिए 3 बैट्स खरीदे और 6 बॉल्स खरीदे, और कितने रुपीज़ में, 3900 रुपीज़ में। लेटर शी बायज, कुछ समय बाद उसने फिर से क्या खरीदा, अनदर बैट, एक बैट और लिया, एंड 2 बॉल्स और लिए फॉर द सेम काइंड फॉर ₹1300, और कितने रुपीज़ के, 1300 के। जो भी हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसे हमें अलजेब्रिकली दिखाना है और फिर ग्राफिकली दिखाना है। तो सबसे पहले लेट कर लें क्या क्या उसने खरीदा, एक बैट खरीदे और बॉल खरीदी, तो लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 बैट, हम एक बैट की कॉस्ट लेट कर लेते हैं ₹X, लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल में ₹Y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि अब देखो उसने पहली बार क्या खरीदे, 3 बैट्स खरीदे। अब एक बैट अगर X रुपीज़ का है तो 3 बैट्स कितने के होंगे, 3X के होंगे। ऐसे उसने कितनी बॉल्स खरीदी, 6 बॉल, और एक बॉल कितने रुपीज़ की है, Y रुपीज़ की, तो 6 बॉल कितने की हो जाएंगी, 6Y की, और दोनों के मिलके जो टोटल उसने रुपीज़ पे किए वो कितने किए, 3900। ये आपकी इक्वेशन क्या बन गई, फर्स्ट बन गई। फिर बाद में उसने एक बैट और खरीदा और उसकी कॉस्ट कितनी दे रखी है, X दे रखी है, और फिर बॉल्स कितनी खरीदी, 2, एक बॉल की कॉस्ट Y रुपीज़ है तो 2 बॉल्स की क्या हो जाएगी, 2Y, और उसके पैसे कितने पे किए, 1300। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें इसे ग्राफिकली दिखाना है, अलजेब्रिकली दिखा दिया, तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करने होंगे। तो 3x + 6y इक्वल में 1300, तो कैसे निकालते हैं हम, पुट x इक्वल में 0, x की जगह क्या पुट करेंगे, 0 रखो यहाँ पे, 0 + 6y इक्वल में 1300। अब 0 रखी, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो क्या बनता है, 0 प्लस में 6y और इक्वल में 3900, तो 6y इक्वल में 3900। अब यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में इधर आके कहाँ पे हो जाएगा, डिवाइड में। अब ये 6 पे कैंसिल करो, 6 6 जा 6 5 जा और फिर 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 650 आ गई। क्या किया हमने, जब x की वैल्यू 0 रखी तो y क्या आया हमारा, 650 आया। फिर पुट करो इसमें, अब y इक्वल में 0, अब y की जगह 0 रखो, अब यहाँ पे 0 रखोगे ये भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, तो क्या रह जाएगा यहाँ पे 3x और इक्वल में क्या है 3900। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, तो कितना आ गया कैंसिल होके 1300। तो जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x क्या आ गया हमारा 1300, ये हमारा सेकंड सोल्यूशन आ गया। 2 ही बहुत होते हैं, आपकी मर्जी, आप तीसरा भी निकाल सकते हो, बनाएंगे वो हमेशा स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे एक बॉक्स बनाएं, x y, एक बार x 0 रखा फिर y 0 रखा। जब x 0 रखा तो y आ गया 650, और जब हमने y 0 रखा तो x क्या आ गया 1300। ये तो हमारे सॉल्यूशन है फर्स्ट इक्वेशन के। अब सेकंड के निकालें, सेकंड क्या है हमारी, x + 2y इक्वल में 1300।
यहाँ भी हम सेम करेंगे। पहले क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल में 0, x की जगह 0 रखो तो 0 + 2y इक्वल में 1300, तो 2y इक्वल में 1300, तो y क्या आ गया आपका 1300 बाय में 2, तो कितना बन गया ये 650। तो जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y क्या आ गया हमारा यहाँ पे 650 आ गया। ठीक है, फिर पुट y इक्वल में 0, y की वैल्यू 0 रखें। अब यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये सारा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, और इक्वल में क्या है 1300 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1300 आ गई। जब हमने y की जगह 0 रखा तो x क्या बन गया आपका 1300, तो इसका क्या बॉक्स बन जाएगा, दो ही सोल्यूशन निकाले हैं ना हमने, x y, एक बार x की जगह 0 फिर y की जगह 0। जब x की जगह 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई 650, और जब y की जगह 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 1300। हमने दोनों के सोल्यूशन निकाल लिए, अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। अब देखो नेक्स्ट जो हमारी दोनों इक्वेशन को सोल्व करके सोल्यूशन आया, दोनों के सेम आए, रिप्रेजेंट करें ग्राफ पे। x एक्सिस x के पॉजिटिव x के नेगेटिव, y के पॉजिटिव y के नेगेटिव। वैसे भी हमारे दोनों बॉक्स में नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं है, और यहाँ पे दोनों ऑरिजिन। अब 650 वाला ही डिफरेंस ले लो, 650 1300 1850। ठीक है, यहाँ भी 650 1300 एंड 1850। ठीक है, अब फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारी 0 रखने पे y की 650, तो अब 0 यहाँ पे 0 से 650। ठीक है, फिर y की वैल्यू 0 रखी तो x क्या आया गया 1300। अब देखो अगले के भी सोल्यूशन सेम है, तो दोनों ही सेम सोल्यूशन है। अब जितनी भी वैल्यूज निकालोगे ना दोनों में पुट करोगे, दोनों के ही सेम आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, दोनों की इक्वेशन यही बनेगी, बिल्कुल सीधी ड्रॉ करनी है स्केल से। तो आप इसको इस टाइप से दिखा देना। फिर इस पे 2 लाइंस हैं और दोनों के सोल्यूशन सेम। एक साइड लिख दो, फर्स्ट लाइन क्या थी हमारी 3x + 6y इक्वल में 3900, और एक साइड लाइन क्या थी x + 2y इक्वल में 1300। आपको ग्राफ पे दोनों लाइंस दिखानी है। आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे दोनों ही एक ही लाइन पे आएंगे, चाहे अलग अलग वैल्यू पुट करके देख लेना दोनों में, तब भी वो आपका एक ही लाइन पे बनेगा। तो ये आपकी कौन सी लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन। पहले वाले क्वेश्चन में कराया वहाँ पे कैसा ग्राफ बना था, इंटरसेक्टिंग लाइन्स वाला, और ये वाला कौन सा ग्राफ बन रहा है, कोइंसिडेंट लाइन। और नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन दे रखा है उसे भी आप सेम सोल्व करोगे, उसमें बनेगा आपका पैरेलल लाइन्स। उसमें क्या दे रखा है, एप्पल्स और ग्रेप्स की कॉस्ट बता रखी है, तो आप पहले लेट कर लेना उसमें, द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इक्वल में ₹X, द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इक्वल में ₹Y। तो उसको सोल्व करके आपकी 2 इक्वेशन बनेंगी, और फिर इस टाइप से आपको ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। जो उसका ग्राफ बनेगा वो कैसी लाइंस बनेंगी, दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पैरेलल लाइंस बनेंगी।